हेलो हेलो हेलो, जय हिंद। आज हम लोग सेक्शन बी का सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, 5 करने रहते हैं और इसका माइनस मार्किंग भी नहीं होता है। यहाँ पे इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होता है ना। तो सेक्शन बी का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 21 नंबर। तो इसमें दिया है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन टी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी भी दिया है और एक्स मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्सेलरेशन दे दिया है एक्स वाई प्लेन में। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इज एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का दे रखा है, तो बोल रहा है कि उसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और रूट ऑफ अल्फा दिया है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। सिंपल। तो देखो इसमें करना क्या है कि पहले तो इससे समझो। देखो एक कोऑर्डिनेट है ऐसे, ओरिजिन से यहाँ पे पार्टिकल था, इनिशियली वी आई जो था उसका उतना 5 i कैप और एक्सेलरेट हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, यानी कि ये तुम्हारा है 3i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा। बोल क्या रहा है कि एक्स वाई प्लेन में तो मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल कहीं इधर पहुंचा होगा कुछ ऐसे। तो देखो यहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ होगा ये 84 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर में है ना। तो यहाँ पे यानी एक्स कोऑर्डिनेट जब उस पार्टिकल का इतना हुआ, उस केस में बोल रहा है कि उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, है ना। तो ये जो है अल्फा, उसकी वैल्यू बतानी है ना। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ मुझे कि हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन तो अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन देख के घबराहट से शुरू हो जाती है ना कि कहाँ से किधर किधर चला गया। ये तो दोनों में मूव करेगा, मतलब एक्स और वाई में, दोनों में, है ना, एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। तो अब कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे? तो इसमें कंपोनेंट वाइज अप्लाई करना है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स में अप्लाई करना, वाई के लिए वाई में अप्लाई करना। देखो बताता हूँ। जैसे कि अभी हमें पता है कि उसका फाइनल पोजीशन कितनी है, ये है एक्स एक्सिस में। तो यानी कि v ऑफ x कितना है इसका इनिशियल, v ऑफ x इनिशियल, चलो इनिशियल 5, यही तो है मीटर पर सेकेंड। यस, x का x कोऑर्डिनेट में, y में इनिशियली 0 है। तो देखो अब उसके बाद x कोऑर्डिनेट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 84 मीटर। और एक्सेलरेशन भी देखो, a ऑफ x, इसमें इनिशियल और फाइनल की बात ही नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा ना। तो ये एक्सेलरेशन तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा भाई, यही रहेगा। तो अब बताओ कि यहाँ पे तुमको फाइनल वेलोसिटी इन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी उसकी। तो काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो। काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है v फाइनल। चलो v फाइनल इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2ax, ये भी x का ही रहेगा, है ना। तो अब इसमें वैल्यू रख दो, यानी v ऑफ फाइनल इन x कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है, रूट ऑफ दिस। इसकी वैल्यू तुम पुट करो तो 25 यहाँ पे आएगा, हाँ 25 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 84, यानी 6 मल्टीप्लाई 84 होगा कि नहीं? ऐसे होगा भाई कि 2 3 या 6 मल्टीप्लाई 84, और जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। ये तो v ऑफ x आ गया, v ऑफ x फाइनल वेलोसिटी। तुम स्पीड चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि स्पीड, है ना। तो अब ये बताओ कि जब ये पार्टिकल पर, यहाँ पे जो पार्टिकल था उस पर एक्सेलरेशन यानी एक फोर्स लग रहा हो ना, जो एक वाई डायरेक्शन में भी लगा रहा है एक्स में, तो वाई में भी तो कुछ स्पीड उसकी आएगी ना। यानी वाई कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स पर पहुंचने में पहले टाइम निकाल लो, एक्स पर पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, यही ना। तो यानी कि इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग अब काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। तो फाइनल एक्स काइनेमेटिक्स का इनिशियल एक्स प्लस, चलो इसको मिटा दो, प्लस a इंटू टी एक्स। तो t इज इक्वल टू इनका डिफरेंस। अच्छा, तो t इज इक्वल टू इनका डिफरेंस निकालना है, तो देख लो यहाँ पे कितना आएगा यार। ये है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या मुझे कैलकुलेटर से लेके, इसमें मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो कितना आएगा 4 2 6 8 जा 48 50 प्लस 25। सही बोला मैंने? सही तो बोला। तो ये देखो ऐड करोगे तो 9 2 रूट ऑफ 5 2 9, रूट आएगा 23, है ना। 23 मीटर पर सेकेंड आएगा फाइनल स्पीड इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स कोऑर्डिनेट या स्पीड, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने डायरेक्शन पर क्लियर कर दिया था, तो वेलोसिटी होगा ना। तो इनका डिफरेंस यानी कि 23 माइनस इनिशियली 5 पर था, है ना, मीटर पर सेकेंड, और
कितने सेकेंड, टाइम तो निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन बताओ, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा टाइम कितना आएगा देख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 क्या यानी 18 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड आया। अब ये बताओ कि 6 सेकेंड तुमको टाइम तो मिल गया, यानी कि अब y कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी ऑफ y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन ही लगा दो। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ y कोऑर्डिनेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y कोऑर्डिनेट प्लस ए वाई इंटू टी। तो जो इसमें इनिशियल, ये तो रेस्ट से शुरू हुआ ना, क्योंकि देखो इनिशियली सिर्फ यही था इसके बाद वेलोसिटी, यानी उधर जा ही नहीं रहा था, तो इनिशियल 0 यानी ए वाई इंटू टी, ए वाई में ये यहाँ पे 2 है और टी 6 मिल गया यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। तो भी ऑफ फाइनल वाई भी मिल गया। तो बताओ कि अगर हम स्पीड चाहिए ना, रूट के अंदर अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू बतानी थी, यानी कि स्पीड कितनी आएगी, रूट ऑफ भी ऑफ फाइनल एक्स का स्क्वायर प्लस भी ऑफ फाइनल वाई का स्क्वायर, इनका ही स्क्वायर करो तो इनका स्क्वायर 259, इसका स्क्वायर 259, अरे उल्टा बोल रहा, 529 प्लस 12 का 144, इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 9 13 1 6 7 और 6, तो 6 अल्फा की वैल्यू, क्योंकि रूट ऑफ अल्फा की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हो गया, ये है तुम्हारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग while another positive charge 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring, पूछ रहा है ना टेंशन कितना होगा रिंग में, प्रोवाइडेड द रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म निगलेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखा है, तो लिख देते हैं पहले ना। एरिया कितना दिया है इसका 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद बोला है कि इसका रेडियस, रिंग का रेडियस 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.30 मीटर, और बोला है कि रिंग पर चार्ज कितना 2 पाई सी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 2 पाई सी मतलब ये कूलम है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, और उसके बाद एक सेंटर पे क्यू नॉट रखा जा रहा है ना, क्यू नॉट कितना 30 पिकोकूलम, यही है ना 30 पिकोकूलम। हाँ, तो 1 पिकोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ो, आगे आगे आगे, बस इतना ही है ना, ये सारी वैल्यू दे रखा है। अब मैं समझाता हूँ तुमको यहाँ पे कि बोल रहा है कि रिंग है, जैसे कि एक रिंग है जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। वाह क्या सर्कल मैंने बना दिया, है ना। तो ये है रिंग, इस पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली एंड यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, है ना। और सेंटर पर रखा हुआ है क्यू नॉट, है ना। तो अब ये मैं कहूँगा कि ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। मैं क्यों कहूँगा, है पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये जो दिया है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इनके बीच में रिपल्सन होने वाला है, यानी इनको ऐसे बाहर की तरफ धक्का देने वाला है। और रिंग को बाहर की तरफ खींचो, रिंग अंदर की तरफ खींच के अपने आप को रोको कि डिफॉर्म नहीं होना है, यानी कि रिंग के बीच में कोई टेंशन फोर्स लगेगा, उसी को निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम इस पर कंसिडर करते हैं कि एलिमेंटल डिस्टेंस, यानी कि डी क्यू चार्ज हम कंसिडर करते हैं, यानी कि बहुत छोटा सा, थोड़ा बड़ा यहाँ पे इसलिए दिखाऊंगा ताकि तुम यहाँ पे हम दिखा पाएँ डायरेक्शन तुम्हें ना। तो देखो ये है, यानी कि डी क्यू, ये पूरा डी क्यू है, इधर लिखता हूँ छोटा सा ताकि मैं, हाँ डी क्यू, ये डी क्यू है। अगर छोटा सा ये इतना ही पॉइंट के बराबर ही होगा, इस रिंग पर पॉइंट के बराबर ही होगा, और पूरे रिंग के लिए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डी क्यू छोटा सा है, तो जो जैसे ही छोटा सा पॉजिटिव, वो भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और डी क्यू होगा भी कितना, डी क्यू कितना होगा, अगर इसको डी एल ले लो तुम, ये डी एल लेंथ तो रहेगा ना इतना लेंथ, डी एल, तो डी क्यू कितना रहेगा टोटल अपॉन 2 पाई आर, यार सरकमफेरेंस टोटल लेंथ, और मल्टीप्लाई छोटका लेंथ डेल्टा एल, डी एल जो स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिए थे उसी पर डी क्यू मिलेगा, है ना, यही मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताओ कि इस छोटे से पे
रिपल्सन का फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, चारों ओर लगाएगा, तो छोटका पे क्यों नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो लगा दिया रिपल्सन फोर्स। अब बताओ कि तुमको मैं बोलूँ यहाँ पे कि भाई रस्सी बांध के खींचो, कोई रिंग समझो तुम, ऐसे इमेजिन करो, और उसे रस्सी बांध के खींचो, तो रिंग के जो किनारे किनारे का यही सब तो है, अपने में खिंचाव करेंगे, खींच के रोकेंगे। यानी कि कुछ इस पॉइंट पे कुछ इस तरह से फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वही तो टेंशन होगा इसमें। ऐसे यहाँ पे भी लगेगा, वही तो टेंशन होगा, और यही टेंशन टी तो निकालना है। तो देखो बैलेंस कैसे करेगा, उस छोटे से पार्ट को कैसे बैलेंस करेगा, वैसे ही पूरे सिस्टम को बैलेंस करेगा, आई मीन पूरे रिंग को बैलेंस करेगा। तो देखो यहाँ पे जो टी है, तो एक चीज़ समझो कि अगर हम लोग बहुत छोटा सा एलिमेंट लिए हैं तो एंगलवा भी तो छोटा सा बहुत होगा, डी थीटा। हाँ, बहुत छोटा सा ही है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें बीच से, तो ये डी थीटा बाई टू हो जाएगा। कीप इन द माइंड, ये डी थीटा बाई टू और ये वाला डी थीटा बाई टू। तो अब ये समझो कि देखो भाई, यहाँ से हमने ऐसे ड्रा किया जो कि टेंजेंशियली ये फोर्स खींचेगा, यानी उस रिंग पर टेंजेंशियली वो फोर्स खींचेगा जो टेंशन होगा। तो अब ये बताओ कि ये तो परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ पे जो मैं ऐसे खींचूंगा, एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल होगा थीटा डी थीटा बाई टू, जो हाफ मैंने किया था यहाँ पे, यानी इस हाफ छोटा वाले एंगल के ये हाफ वाला जो एंगल है उसके बराबर होगा। कैसे होगा, इसको तुम कहोगे कि सर कैसे होगा, है ना, कैसे होगा। तो ये बताओ भाई, इसको भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझो। ये देखो खींच दिया मैंने नीचे, तो जैसे ही नीचे खींचा तो ये वाला एंगल, अरे ये वाला छोटा वाला कितना था, डी थीटा बाई टू, तो ये वाला कितना होगा, डी थीटा बाई टू ही तो होगा ना दोनों। उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये डी थीटा बाई टू ही होगा। तो जब ये डी थीटा बाई टू होगा तो ये बचा हुआ कितना होगा, जब 90 डिग्री था तो 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो 90 माइनस डी थीटा बाई टू ये वाला जब होगा तो ये भी तो 90 था पूरा। अरे ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू होगा, ये वाला। तो ये वाला भी तो पूरा 90 डिग्री बनेगा, ऐसे यहाँ से इससे। तो बताओ कि ये डी थीटा बाई टू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डी थीटा 90 माइनस डी थीटा बाई टू है ना। तो 90 ऐड करोगे तो डी थीटा बाई टू ही बचेगा, वही है, समझ में आया होगा। ऐड नहीं करते हैं, 90 में से माइनस करेंगे तो ठीक है। तो देखो ये डी थीटा बाई टू हो गया। तो अब बताओ, चलो इसको थोड़ा समझ मिटा दूँ, ये सब डी थीटा तुमको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझोगे वीडियो रिवर्स करके। तो देखो ये डी थीटा बाई टू और ये भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा, सेम इन द सेम मैनर। तो अब बताओ कि इस टी का अगर कंपोनेंट हम ब्रेक करें तो ये टी कास थीटा डी थीटा बाई टू, और इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करें तो टी कॉस डी थीटा बाई टू, और इन दोनों का कंपोनेंट नीचे की तरफ भी तो होगा। इसको भी मैंने मिटा दिया ताकि मैं नीचे दिखा पाऊँ, यही वाला। तो ये क्या होगा, टी साइन डी थीटा बाई टू। ऐसे ही इसका कंपोनेंट होगा टी साइन डी थीटा बाई टू। तो अब बताओ कि ये और ये दोनों कंपोनेंट इस वाले फोर्स को बैलेंस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे सर। देखो कैसे कर देंगे, एफ, चलो पहले टी लिखते हैं ना। तो दोनों टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू, यानी कि 2 टी साइन डी थीटा बाई टू मस्ट बी इक्वल टू एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डी क्यू था छोटका और क्यू नॉट एट द सेंटर। इनके बीच का डिस्टेंस भी पता है कितना दिया हुआ है, रेडियस, वही तो होगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ही तो है, यस रेडियस ही है। तो बताओ कि एफ को कितना लिख सकते हो, लिख दो सर के डी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कोई गलती वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे डी थीटा इतना छोटा होता है कि उसको हम चाहें तो जैसे नहीं लिखते हो यार, साइन डी थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा। तो डी थीटा बाई टू है तो डी थीटा बाई टू भी तो लिख सकते हैं, बहुत छोटा सा, और इसी के इक्वल होगा। तो चलो इक्वल कर दिया मैंने, है ना। तो अब यहाँ पे हमें डी क्यू की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो शायद आंसर मिल जाए हमको। देख लो, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, बट हमें डी एल नहीं पता, डी ऑफ एल नहीं पता। तो बताओ कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है। अगर हम डी क्यू लिखें तो आर्क अपान रेडियस होगा कि नहीं, आर्क
वही तो आर्क है, डी एल अपान रेडियस। तो बताओ कि अगर यहाँ से डी एल निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, आर डॉट डी थीटा। हाँ यही लिखेंगे, एंगल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब बताओ कि डी एल की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे हम वही सब रखने जा रहे हैं। चलो इसको इधर करते हैं, इसको लिखते हैं 2t डी। अब साइन का तो मैंने निगलेक्ट ही कर दिया, इतना छोटा है तो निगलेक्ट करा जाता है, ठीक ना, छोटा है तो निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये जो इतनी छोटी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास आएगी। इतना ही छोटी वैल्यू रहती है ना कि साइन थीटा की वैल्यू भी उतना ही। अब जैसे कि तुमको मैं बोल दूँ कि साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन 0.002 की वैल्यू बताओ, तो वो लगभग 0.002 के आसपास ही आएगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 0.00199 करके आ जाए, है ना। तो ऐसे, तो इसका मतलब कि लगभग इक्वल होता है। तो अप्रोक्सीमेशन से हमने इसको ले लिया। तो अब इसकी वैल्यू इसमें रखो, तो कैपिटल Q अपान 2πr, ये हो गया ना स्मॉल q की जगह पे। अच्छा k की वैल्यू इधर रख ही देते हैं, ये k है, q डी क्यू की जगह पे ये सब रखा जा रहा है ना, और डी एल की जगह पे ये रख दो, तो r डी थीटा और q नॉट अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो r से r कैंसिल और d थीटा से d थीटा कैंसिल, है ना, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अब उसके बाद जो बचा इधर सब लिख दो, और इधर आया t इज इक्वल टू, इधर कितना बचा, अच्छा q की वैल्यू अगर 2π रख दें, 2π यही तो था, 2π कूलम्ब ना, तो 2π, तो ये पाई तो पाई गया, और इधर वाला 2 भी इससे कट कर दो, खत्म कहानी सब। यानी तुम्हारा आया k इंटू क्यू नॉट अपान r स्क्वायर। हाँ यही आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर रख दें हम 9 × 10⁹, अब मल्टीप्लाई क्यू नॉट दिया हुआ है 30 × 10⁻12, और सेंटीमीटर में कितना दिया था 0.3 स्क्वायर। तो इसको तुम लिखना चाहोगे तो यही तो लिखोगे t इज इक्वल टू, और -2 हो जाएगा ना, तो -2 यानी 10, तो ये हो जाएगा 3.0 न्यूटन, यानी कि 3 न्यूटन आंसर होगा आपका। ये है 3 न्यूटन आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है 2 कॉइल हैवी म्यूचुअल इंडक्टेंस, द करेंट चेंजेज इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन I इज इक्वल टू I0। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया है M इज इक्वल टू 0.002 हेनरी, है ना, और उसके बाद बोल रहा है कि करंट कैसे वेरी कर रहा है, I0 साइन ओमेगा t, है ना, और I0 इज इक्वल टू दिया है 5 एम्पियर, और ओमेगा इज इक्वल टू 50 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है भाई, है ना, रेडियन पर सेकेंड दिया है, ठीक है। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल इज पाई बाई अल्फा दिया हुआ है, वी मैक्स, आई मीन ईएमएफ, तो ई मैक्स बोल दो ना, तो ये है, तो हिसाब से लिखो भाई ताकि हम ही को समझ में आए, है ना, ई मैक्स। और तो यहाँ से पूछ रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू बता दो, है ना। तो अब यहाँ पे भी तुम्हें समझाते चलते हैं बढ़िया से कि देखो ये तुमको दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि 2 कॉइल हैं, एक कॉइल से दूसरा कॉइल इंड्यूस्ड हो जाता है, तो वो सब कॉन्सेप्ट तुम पढ़े होगे, हम सवाल सॉल्व करके बताते हैं ना। तो देखो क्या होगा कि हमें पता है कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, M × I, यही होता है, बट हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी फार्मूला हमें पता है, क्या, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फाई, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, चलो गलत मैंने लिखा ना, मैंने इसको वैल्यू लिखनी थी यहाँ पे, तो बताओ कि इसकी वैल्यू हम लिख दें यहाँ पे d/dt, नेगेटिव में तो होना ही है, mi, तो i की वैल्यू भी रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा, EMF कितना निकाल सकते हैं हम लोग, चलो उधर ही लिखते हैं, EMF इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ d/dt, और mi i यहाँ पे, है ना, तो m तो बाहर ही हो जाएगा, चलो इधर m कर दो, i की वैल्यू रह गई, क्योंकि m तो कांस्टेंट था, तो हाँ डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, यही हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट तुम कर दो तो कितना आने वाला है, देखो डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो साइन थीटा कास थीटा होता है ना, यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा भी आ जाएगा, जैसे कि तुम्हारा आया M I0, ओमेगा भी आएगा इंटू कॉस ओमेगा टी,
है ना। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि EMF हमको मैक्सिमम चाहिए। यहाँ तो नेगेटिव में आया भाई, नेगेटिव में तो मिनिमम हो जाएगा ना, मिनिमम या कम, जीरो से लेस जाएगा ना, लेकिन हमको तो मैक्सिमम लाना है। यानी कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे कि ये तो पहले पॉजिटिव है, मैक्सिमम यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव में -1 अगर रखा जाए इसकी वैल्यू, तो मैक्सिमम में देखो हो जाएगा। यानी कि EMF मैक्स कितना हो जाएगा, MI0 ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तुम यहाँ पे रख दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हम रख ही देते हैं तो देखो 0.002 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगा तो ये 10 हो गया। यानी कि यहाँ पे 0.01 और 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 पाई आएगा। तो ये बताओ कि कितना इसको लिखोगे, 1/2 π/2। तो तुम्हारा यहाँ से अल्फ़ा जो आएगा वो 2 आएगा कि नहीं, यही तुम्हारा आंसर है। यानी कि जो ये अल्फ़ा है π/2 तो ये 2 है ना। देखो आंसर देख लेते हैं, हाँ 2 आंसर इज योर, अल्फ़ा की वैल्यू 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बीकर में, दिखाया हुआ है फिगर, और 6 सेंटीमीटर है। तो देखो ये है बीकर अपना, है ना। और चलो थोड़ा बड़ा बड़ा रहे ताकि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और ये है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 8/5 और ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है और इस कॉइन का अपीयरेंस हाइट कितनी होगी, कॉइन का अपीयरेंस हाइट। तो बताओ कि जब ऐसा लिक्विड के अंदर देखा जाता है ना तो रेशियो ऑफ रियल हाइट यानी कि एक्चुअल में कितना नीचे है अपान रेशियो ऑफ अपीरेंट हाइट, यानी ये रियल हाइट अपान रेशियो ऑफ अपीरेंट हाइट गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो बताओ कि अगर हम दोनों के लिए जितने मल्टीपल लिक्विड्स आएंगे तो मल्टीपल लिक्विड्स के लिए मैंने ऐड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे हमें अपीयरेंस का चाहिए ना, तो H अपीयरेंस, चलो इसको H लिखो यार, ऐसे तो H अपीयरेंस का क्या हो जाएगा कि रियल अपान ये। तो यहाँ पे H अपीयरेंस फॉर 2 लिक्विड्स है, तो H अपीयरेंस फॉर 2 लिक्विड है तो दोनों के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे H1 अपान N1 प्लस H2 अपान N2, इनकी वैल्यू रखो। 6 अपान N1 कितना है 8/5 प्लस 6 अपान 3/2 तो हो गया ऊपर, तो 30 अपान 8 प्लस 12 अपान 3 तो कितना आया, जितना भी आया ऐड करेंगे तो ये तो 4 आ गया, ये वाला कितना आएगा अच्छा। तो इसमें भी जानते हो क्वेश्चन तुम्हारा, अरे भाई साहब क्वेश्चन ही मेरा निकल गया मेरे हाथ से। तो इसमें पूछा ये था कि अल्फ़ा बाई 4 सेंटीमीटर ये है, तो अल्फ़ा बताओ कितना है ये बताना है। तो पहले इसको तो 4 के फॉर्म में करना पड़ जाएगा हमको, तो ठीक है देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तुम्हारा चलो 24 और तो 390 प्लस 8 3 जा 8 12 जा 96 तो ऐड कर दो अपान 24 6 से मल्टीप्लाई करो 6 31/4 सेंटीमीटर। तो बताओ अल्फ़ा का आंसर यही है तुम्हारा अल्फ़ा आंसर। समझ में आ गया होगा। इन न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस ए मास हाई न्यूक्लियाई ए इज इक्वल टू गिवन है, ए इज इक्वल टू 236 विथ बाइंडिंग एनर्जी। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन मतलब एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ना। तो
बोल रहा है कि डिसोसिएट इनटू मिडिल मास न्यूक्लियाई, यानी कि मिडिल मास न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जा रहा है। कितने में? 118। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोल रहा है कि द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस वुड बी। तो देखो यहाँ पे भी सेम समझो कि जब एनर्जी रिलीज्ड पूछ रहा है ना, तो देखो कोई भी न्यूक्लियस जब अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, मतलब पहले एनर्जी अपनी लॉस कर देगा, तभी वो स्टेबल होगा। और मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी लॉस ही करना पड़ता है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है, नौटंकीबाजी करता है ज़्यादा, है ना। तो जैसे उसकी एनर्जी रिलीज होती है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे ही इनकी एनर्जी रिलीज हो गई तो ये बहुत लेस स्टेबल पे चले गए हैं, और लेस स्टेबल हैं यानी कि उनको अब तोड़ना होगा, लो एनर्जी पे हैं, उनको तोड़ना होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वही उनकी बाइंडिंग एनर्जी है। इसका मतलब कि अब देखो 118 यानी इसका हाफ है ना। तो इसका मतलब कि ये 2 न्यूक्लियाई में टूटे होंगे, तो 2 न्यूक्लियाई में टूटे होंगे तो इनकी टोटल एनर्जी यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी या रिलीज ऑफ एनर्जी तो कितना होगा? 2 × 118 और मल्टीप्लाई इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टोटल एनर्जी यानी कि इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी अब इसको तोड़ने के लिए। हाँ, वो अपनी रिलीज कर चुका था एनर्जी, वही एनर्जी रिलीज किया है ना, तब जाके वो स्टेबल ज़्यादा हुआ था, यानी कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई थी। अब वही एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो अब देखो कंफ्यूज मत होना भाई इसमें कि जब कोई भी न्यूक्लियस अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है तो और स्टेबल होता है, और स्टेबल है तो उसको तोड़ने के लिए उसकी बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है कि उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। छोटा हो जाएगा तो स्टेबल और हो जाता है भाई, तो इसीलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। और जो पहले वाला था उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो देखो ये है 236 × 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इनका जो भी माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वही एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो वो कितना आया है बता देता हूँ देख के। 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड 2m 2 मीटर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द इट्स वर्टेक्स। देखो ये है स्क्वायर है, रेक्टेंगल में समझ लेना, 2 मीटर 2 मीटर है, 2 मीटर 2 मीटर। देखो सब पे मास रखा हुआ है, कितना मास है, मास भी दे दिया है क्या, 1 kg। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हर वर्टेक्स पे है तो 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg है ना। तो अब ये कह रहा है कि किसी एक वर्टेक्स के परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ये है देखो ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस होगा और ये रोटेट कर रहा है, मतलब कि अगर हम इसको लाइन यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करें तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और इसके एक रास ये पूरा ऐसे रोटेट कर दिया मान लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमको पता है, समेशन ऑफ m/r²। तो बताओ कि यहाँ पे ये मास है लेकिन पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, है ना। तो अब यानी कि इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस, इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस, इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस। तो देखो क्या होगा m, तो सीधे सीधे लिखे तीनों के लिए, पहले इस मास के लिए लिख दूं, देखो इस मास के लिए इस एक्सिस से तो कितना आएगा 1 kg × 2m प्लस इस मास के लिए लिखें 2m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, है ना। फिर 1 kg मल्टीप्लाई, देखो 2√2 का स्क्वायर, ये मीटर में था ना, प्लस आप थर्ड के लिए लिखें तो ये वाला भी तो 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का देखो तो 1 × 2 मीटर का स्क्वायर। तो यही ऐड करेंगे जब आएगा तो ये कितना आएगा 4 प्लस ये 4 8 प्लस 4 16 kg मीटर स्क्वायर होता है। यही है सिंपल। देखो जब पॉइंट मास की तरह ये बिहेव करेगा ना, जब ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा तो m × r² होता है, यानी कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यही है 16। The particle executes simple harmonic motion with amplitude 4 cm. At the mean position velocity of the particle is 10 cm per second. The distance, चलो आसानी से लिखते चलते ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है 4 सेंटीमीटर है। थोड़ा मैं जल्दी बाजी के चक्कर में, है ना। तो बोल रहा है कि
एट द मीन पोजीशन पे देखो इस वेलोसिटी मैक्सिमम होती है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन पोजीशन पे, जब x 0 होता है, यानी कि मीन से ही हम x लेते हैं उधर और इधर। तो मीन पोजीशन से जैसे कि देखो कोई ये मीन पोजीशन है ना, इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है, इधर जा रहा है ना, तो ये मीन पोजीशन है, तो इससे कितना दूर इधर गया, कितना दूर इधर आया, यही है। अब मैं ये ऑक्सीलेशन दिखा दिया, इससे क्या नाम है, पेंडुलम टाइप का ऑक्सीलेशन, तुम ऐसे समझ सकते हो ये है। ठीक है, ये सब के बारे में ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो। तो इधर देखो कि यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता है, वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता है। पहले उससे पहले क्या बोल रहा है कि v = 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड किस पोजीशन पे हो रहा है, यानी जब कहीं ऊपर बढ़ेगा इधर तो कुछ ये पोजीशन कवर करेगा x, तो यहाँ पे कुछ 5 हो जाएगा ना, अगर हम पेंडुलम का मान के चल रहे हैं ना, तो x = समथिंग और √α दिया है और इस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, यही है। तो बताओ इसका फार्मूला हमें पता है, ओमेगा = a² - x²। तो देखो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो x 0 होगा, माइनस होता है भाई, समझ गए होगे। तो Vmax यानी Vmax 10 सेंटीमीटर जो रखेंगे तो ओमेगा √4 क्योंकि ये 0 मैक्सिमम के लिए, तो ओमेगा = 5 रेडियन पर सेकेंड होता है। तो देखो अब ओमेगा तुमको मिल गया, इसका मतलब अब ये x डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो कुछ ना कुछ ही रहा होगा, तब 0 नहीं होगा। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करो, 5 सेंटीमीटर बराबर ये भी 5 आ गया, ओमेगा √a² मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस x², हमें यही तो x निकालना है ना, तो देखो इसको उधर लेके जाओ, इधर का तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 = 16 माइनस, भाई हमने गलत कर दी यहाँ पे, ये इसका 4 ही निकल के आएगा ना, तो 4 और 10 पे डिवाइड करेगा, 10 से 4 डिवाइड करेगा तो 2.5 आएगा, 2.5। तो ये 2.5 है, तो ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 16 माइनस x², तो 16x² इधर भेजो, उसको उधर भेजो तो 4 हो जाएगा, यानी x² = ये x² इधर आया पॉजिटिव, ये गया उधर तो 4 मतलब 12 आ जाएगा, x = √12, यानी कि अल्फा की वैल्यू 12, ये है तुम्हारा आंसर। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन शोन इन द फिगर, द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मिडवे बिटवीन द, हाँ तो देखो ये है, तुमको मैं तुरंत समझाता हूँ, ये है इनके बीच में एकदम बीच में मिड पॉइंट पे P है, तो अगर इनके बीच का जो भी सेपरेशन होगा उसका हाफ सेपरेशन A दिया है तो a/2, D ही लिख देते हैं, चलो D सेपरेशन तो d/2, क्योंकि हाफ में, और एक उधर जा रहा है, एक नीचे की तरफ करंट आ रहा है, यही है जस्ट अपोजिट, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि I। करंट वारंट दिया है कि नहीं यार, देखें जरा, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सेपरेशन बिटवीन D दे दिया है, कितना, इसको मीटर में तुम लिखोगे तो 0.05 मीटर में SI यूनिट में चेंज करके चलोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। कभी कभी बिना SI यूनिट चेंज किए भी काम आ जाता है, लेकिन यूज़ होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, तो देखो ये बहुत ही लॉन्ग वायर है, चलो रखते नहीं है ना इसको, लॉन्ग वायर, तो लॉन्ग वायर के लिए देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब राइट हैंड का रूल लगा दो, देखो ये इस पॉइंट की तरफ, यानी कि इनसाइड, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू दिस वायर। अब इसके लिए देखो तो यही है ना, थंब नीचे, अब देखो ये भी इनसाइड, यानी कि इस वायर से भी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना, फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का विथ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये सब इतना लॉन्ग वायर है हमको पता ही नहीं है, तो क्या होता है μ0 I/2π × D, तो D यहाँ पे सेपरेशन d/2 ही है। तो अब देखो दोनों के लिए इनसाइड है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो ऐड हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ही हो जाएगा, ये हुआ कि नहीं, ये तो कट गया। तो देखो आया कितना, और जो ये म्यू है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हाँ या फिर मैग्नेटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो 2 × 4π × 10⁻⁷ यही होता है म्यू की वैल्यू इतना, और ये होता है टेस्ला, हाँ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और उसके बाद इसमें करंट का मल्टीप्लाई कर दो, करंट दिया है कि नहीं, करंट कितना जा रहा है, करंट भाई करंट 10 एम्पियर, अच्छा इधर फिगर में बना के दिया था, हम भी कहीं क्वेश्चन में दिया क्यों नहीं है, 10 एम्पियर, ये भी I = 10 एम्पियर है, तो I जो भी होगा 10 ही एम्पियर अपान, बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ पाई बचा, क्या पाई से पाई गया,
अच्छा डी भी बचा ना, तो डी की वैल्यू कितनी है 0.05। तो अब यहाँ पे कितना बचा 4 ये 10 5 है ना, इसका 2 0 हटाओगे इधर तो इधर 100 हो जाएगा, तो ये दोनों हट जाएगा, तो 5 ये 2 2 2 2 4 4 4 या 16 16 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ये है मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें बताओ माइक्रोकूलम में, तो माइक्रोकूलम में करने के लिए क्या करेंगे 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 तो आएगा माइक्रोकूलम माइक्रो टेस्ला। ये है तुम्हारा आंसर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। चलो ये डायग्राम दे दिया है, बोल रहा है कि द चार्ज अक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड टू द फॉलोइंग सर्किट, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस यहाँ पे है चार्ज, तो इसको पूछ रहा है और कितने में माइक्रोकूलम माइक्रोफैरेड में पूछ रहा है ना, माइक्रोफैरेड में माइक्रोकूलम। OMG, इस कैपेसिटेंस पर कितना चार्ज है, इस कैपेसिटेंस पर कितना चार्ज है, क्यू पूछ रहा है, ये नहीं क्यू पूछ रहा है कितना इन माइक्रोकूलम। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ पे ना। तो देखो यहाँ से ऐसे समझो कि अगर हम ये देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि अगर ये प्लस वाला होगा तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाला है तो 0 वोल्ट है ना, यानी ये 0 वोल्ट पर है, ये वाला 0 वोल्ट पे, ये वाला 10 वोल्ट पर। हाँ यही है। तो बताओ कि ये इसके लिए अब ये देखो ये पूरा और ये पूरा सिस्टम पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस, यानी इधर जो करंट आएगा और इधर जो करंट आएगा, चलो इसको हम करते हैं I1 और इसको बोलते हैं I2। तो ध्यान से देखो I1 के लिए करंट कितना आएगा 10 वोल्ट अपान 1 + 2 3 एम्पियर। और I2 के लिए देखो 10 वोल्ट का ये डिफरेंस है, इसका और इसको सम करोगे ना, इधर देखो ये दोनों सीरीज में अपने आप में जुड़े हैं, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों का इक्विवेलेंट एक दूसरे से पैरेलल है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10, यानी कि 10/10 एम्पियर, यानी 1 है ना। तो यानी कि इधर 1 जा रहा है, इधर 10। तो अब एक बात बताओ कि जब यहाँ पे 10 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, अगर इस पॉइंट का वोल्ट हमको पता चल जाए, यानी कि कितना वोल्टेज है, इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है, इनके बीच का डिफरेंस देखें तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग कैपेसिटेंस के लिए, है ना, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बताओ कि इस पॉइंट पर कैसे निकलेंगे, यानी कि V ऑफ A हमें निकालना है, V ऑफ A। तो V ऑफ A निकालने के लिए ये देखो कि अगर इधर तो 0 ही है वोल्ट, यानी बात रही इधर ही, तो देखो इसमें से जो करंट आ रहा है, यानी यहाँ पे कितनी लॉस कर रहा है 10 वोल्ट में से वही लॉस कर गया होगा ना। तो यानी कि V ऑफ A कितना आएगा 10 वोल्ट माइनस I इंटू R, तो I1 इंटू 1, यानी I1 10/3 एम्पियर इंटू 1, तो ये भी वोल्ट में आ जाएगा। तो अब देखो कि ये कितना आने वाला है, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 20/30 वोल्ट, ये V ऑफ A आ गया। अब V ऑफ B तुम्हारा सेम कैसे 10 वोल्ट माइनस 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर इंटू 6, यानी कि 6, तो ये आ गया 4। तो यानी कि डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस दो, यानी VA माइनस VB, तो कितना आएगा, ये और ये माइनस कर दो तो कितना, चलो लिख देते हैं -4। तो इसको तुम माइनस करोगे तो मैं यहाँ लिख दूँ ताकि तुम्हारे लिए फार्मूला का हम अप्लीकेशन कर सकें। डेल्टा V देखो उसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 12 आ जाएगा, नहीं 8/3 वोल्ट। तो चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C इंटू डेल्टा V यही होता है। तो कैपेसिटेंस हमें दे रखा था कितना 150 माइक्रोफैरेड, और डेल्टा V हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 इंटू 8 कूलम माइक्रोकूलम रहेगा, क्योंकि ये माइक्रोफैरेड है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम, यानी कि आपका चार्ज आ गया, यानी कि ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा 400 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियन इज 4000 मीटर, द बल्क मॉडुलस, यानी कि तुमको ये दे दिया है कि हाइट कितनी है 4000 मीटर, अब बल्क मॉडुलस भी दे दिया कितना 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, यानी फ्रैक्शनल कंप्रेशन तुम्हारा यही होता है, यही पूछ रहा है ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन इज, यानी ये कितना है अल्फा × 10⁻⁻², तो अल्फा की वैल्यू बताना।
ये कितना होगा। तो हमें फार्मूला पता है, बल्क मॉडुलस का फार्मूला पता है। बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर अपान नेगेटिव रहता है, नेगेटिव ऑफ प्रेशर अपान फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ही देखा जाता है। तो ये है। तो हमको बताओ कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू शो करता है कि कंप्रेशन, तो ये पहले ही कंप्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पूछ दिया था ना, तो कंप्रेशन यानी नेगेटिव से कोई लेना देना है ही नहीं खास यहाँ पे। तो हमें चाहिए कितना, चाहिए क्या था, हमें यही चाहिए ना। तो डेल वी बाई वी इज इक्वल टू पी अपान बी। तो पी कितना, रो जी एच प्रेशर अपान बी। तो रो की वैल्यू 1000 kg पर मीटर स्क्वायर होता है, जी बी 10 ले लो, एच 4000 अपान 2 × 10⁹ तो ये 9 है, 33667 और ये है तो 0.5 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻, यहाँ पे -2 ही है ना, यानी 0.5, यानी तुम्हारा अल्फ़ा की वैल्यू यही आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू है ना। बट यहाँ पे तो दे दिया 2 यार, इसका मतलब कि हमने कहीं गलत कर दिया है। 3 3 6 1 7 -2। हाँ ये 4 है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई भी तो इसमें करेंगे ना, तब 10⁻² होगा। यही इसमें 4 का मल्टीप्लाई भी तो रहेगा, ये वाला मैंने 4 मिस कर दिया था। तो कितना आएगा 420 ना, हाँ 2.0 × 10⁻²। तो -2 तो है, तो तुम्हारा ये आंसर ये वाला है ना, आंसर 2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितना आने वाली है 2 आंसर ये है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 2।